7 बजने को है और ये वक्त होता है हर रोज की तरह महारो राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार। जयपुर से पहली खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक कल होने जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कैबिनेट मोहर लगाएगी और अभिभाषण में भजनलाल सरकार का विजन दिखाई देगा। 19 जनवरी से आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और 18 जनवरी को 2 बजे दोपहर सर्वदलीय बैठक भी होनी है। वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक होगी। 100 दिनों की कार्य योजना पर इस बैठक में चर्चा संभव है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों पर भी चर्चा संभव है। यह बैठक मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया था। कांग्रेस लगातार इस बैठक को लेकर सवाल उठा रही थी कि सरकार की कैबिनेट की बैठक कब होगी। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा तो होनी ही है, साथ ही कई अहम योजनाओं का ऐलान भी इस बैठक में किया जाना है। संभावना है कि गैस सिलेंडर सब्सिडी, अन्नपूर्णा योजना और मुफ्त इलाज को लेकर इस बैठक में नए ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार पहले ही बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर काम करने की बात कह चुकी है। कैबिनेट की बैठक में इस संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज के रूप में रखा जाएगा, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा के साथ पूरी कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। तो कल बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। दरअसल एक तो यह कि कैबिनेट की कल बैठक होगी और यह भजनलाल शर्मा कैबिनेट की कल पहली बैठक होगी। इस बैठक में सरकार की भावी कार्य योजनाओं पर अंतिम मोहर लग सकती है और साथ ही साथ कल एक और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। चूंकि 19 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कल दोपहर 2 बजे सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है। और नागौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर आरएलपी ने सर्वदलीय बैठक जो कल होने जा रही है उसका बहिष्कार कर दिया है। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए फोन आया, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का फोन आया, लेकिन आरएलपी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया है। यह फैसला लिया है आरएलपी ने। आरपीएससी को भंग करने की मांग रखी है। हनुमान बेनीवाल ने और कहा है कि युवाओं के मुद्दों को लेकर बैठक का बहिष्कार किया है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सर्वदलीय बैठक होनी है और अब आरएलपी की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करके कह दिया गया है कि आरपीएससी भंग होनी चाहिए और कल की सर्वदलीय बैठक में आरएलपी शामिल नहीं होगी। कल राजस्थान की विधानसभा का जो सत्र है 19 तारीख से, उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष का मेरे पास टेलीफोन आया था कि आप सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लें। चूंकि आज राजस्थान का जवान तकलीफ के अंदर है, वो सड़कों पर आरपीएससी की हड़ताल को लेकर, और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ी थी पेपर लीक की घटनाओं को लेकर। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सीबीआई जांच हो, लोकसभा तक मामला उठा, यहाँ भी हमने आंदोलन किए। आरपीएससी का तंत्र भ्रष्ट हो चुका, पूरी आरपीएससी अखंड भ्रष्टाचार के अंदर भी पूरी जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई, और जिस तरह गहलोत के करीबी लोगों को आरपीएससी के अंदर चेयरमैन बनाया, जिस तरह कटारा जो मेंबर है जेल के अंदर है, और दुर्भाग्य देखिए कि कटारा जेल के अंदर फिर भी आरपीएससी का मेंबर है और बार बार सरकार ये कह रही कि हम आरपीएससी को भंग नहीं कर सकते। संवैधानिक संस्था दर्जा दिया किसने? सरकार के ऊपर कोई नहीं है, सरकार चाहे है। और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर है, वो ये कि सीएम और जेपी नड्डा के बीच मंत्रणा हुई है। उन दोनों के बीच बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर करीब 1 घंटे तक मंत्रणा हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए इस बीच रवाना हो चुके हैं। जयपुर के लिए अब उड़ान भरेंगे मुख्यमंत्री। कल ही जयपुर से दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और भजनलाल शर्मा कल रात आपको जैसा हमने बताया कि दिल्ली आए थे और अब उनका वापसी का कार्यक्रम है दिल्ली से जयपुर के लिए। लेकिन इस बीच कई महत्वपूर्ण बैठकों और मुलाकातों के साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला संकट बरकरार है। कोल संकट को लेकर
हालांकि जल्द ही राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जगी है, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की मुलाकात हुई है। भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी थे जिन्होंने मुलाकात की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री दोनों से ही और आश्वासन मिला है उनसे। कोल इंडिया से कोयले की अतिरिक्त रैक देने पर सहमति बनी है। राजस्थान को आपको बता दें कि हर रोज 21 रैक कोयले की जरूरत थर्मल प्लांट्स में होती है। राजस्थान को रोजाना अभी 17 रैक कोयला मिल रहा है, यानी जो अभी ये डेफिसिट है 4 रैक कोयले की, उसकी पूर्ति के लिए कोल इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अब इसकी भरपाई होगी। ये कोयले की जो पूर्ति है वो की जाएगी और इससे उम्मीद जताई जा सकती है कि अब जल्द ही जो कोयले के संकट को लेकर बात कही जाएगी वो दूर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद ये अब उम्मीद बढ़ गई है कि कोयले के संकट को लेकर जो बात कही जा रही थी, मुलाकातों का दौर देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मुलाकात केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से की, उन्होंने मुलाकात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से की, और जब वो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर रहे थे इसी दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उन्हें मिले, जहां पर दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। और मुख्य तौर पर अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोयले के संकट को लेकर अब ये उम्मीद जागी है कि जो आश्वासन मिला है कोयले की भरपाई की जाएगी, जो डेफिसिट है कोल इंडिया की तरफ से, उस वजह से अब कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की कोयले की संकट और कमी नहीं रहेगी। विधानसभा चुनाव में मिली हार के पीछे छोड़कर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायकों समेत जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया गया। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 24 का घमासान, सज गया मैदान। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस का ऐलान। फीडबैक के आधार पर बनाएंगे प्लान। लोकसभा चुनाव में बनाएंगे कीर्तिमान। देखिए, पहले तो मैं हाईकमांड का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर और हमारे जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के विकास हैं, इन दोनों के ऊपर विश्वास जताया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सीएलपी के नए लीडर बने उन्हें मुबारकबाद देता हूं। और अब जो टीम है ये टीम कांग्रेस का प्रचार करेगी। तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम करने का मुझे और ज्यादा अवसर दिया गया है पार्टी की तरफ से। और हमारे प्रभारी जी को भी उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी वापस कंटिन्यू करने के लिए जो पार्टी हाईकमान ने फैसले लिए हैं, हम सब लोग हमारे जो उत्तरदायित्व हमको दिया गया है उसके ऊपर खरा उतरेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के मेरे सभी नेताओं को, हमारे प्रभारी जी को, कांग्रेस आला कमान को इस जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना है। भजनलाल सरकार पर कांग्रेस का धारदार प्रहार, लेकिन मकसद सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराना नहीं, बल्कि मिशन 2024 के लिए रणबांकुरों को लामबंद करना है। तेवर बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में मिली हार को झटककर कांग्रेस नए जोश, नई ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनाव में जुट गई है। जी हां, बुधवार को प्रदेश कार्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें दावेदारों से 1-to-1 संवाद किया गया, जिलेवार फीडबैक लिया गया। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा और प्रभारी रंधावा ने आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरने का दावा किया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लेकिन प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जल्द ही इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनाने की बात कही। रंधावा ने टिकट को लेकर साफ कह डाला कि टिकट जिता उम्मीदवार को देखकर ही दिया जाएगा, यानी उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस का डीएनए देखा जाएगा। मतलब साफ है, पार्टी बदलकर आने वालों को निराशा ही हाथ लग सकती है। हम बहुत जल्दी तीनों ही और हम इलेक्शन कैंपेन कमेटी भी बनाएंगे। हमारे जो बड़े लीडर हैं वो सभी के साथ मिलकर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे सेशन के इमीडिएटली। राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर सिमट गई।
पार्टी जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर रही, उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही है। साथ ही जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश भी की जा रही है, जिन पर की अगला दांव लगाया जा सके। आपको बताते चलें कि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता खोलने से भी नाकाम रही थी, इसीलिए इस बार दबाव ज्यादा है। लेकिन इस बार पार्टी की तैयारियां और रणनीति कितनी काम आएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। जयपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होनी है और कल शाम 6 बजे विधायक दल की बीजेपी की बैठक होगी। विधानसभा सत्र पर पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी, तो बैठकों का दौर कल कई तरफ से देखने को मिल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक कल शाम 6 बजे होगी और विधायक दल की इस बैठक में क्योंकि परसों से यानी 19 तारीख से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, तो इसी के मद्देनजर विधानसभा सत्र को लेकर पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। विधानसभा में किस तरह से विपक्ष के हमलों का सामना करना है, जवाब देना है, सरकार के कामकाज को आगे लेकर जाना है, ताकि सरकार की छवि, पार्टी की छवि एक बेहतर तरीके से लोगों तक निकल कर जाए। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि कल शाम 6 बजे विधायक दल की बीजेपी की बैठक होगी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अंग्रेजी स्कूलों के खिलाफ नहीं हैं। वो कहते हैं कि कोई संस्था खोलने के लिए पहले विचार करना चाहिए। स्टाफ नहीं होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। स्टाफ की कमी दूर करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करेंगे। देखो, कोई भी संस्था खोलने के लिए पहले विचार करना चाहिए। इस विद्यालय की संस्था में कर्मचारी या विद्यालय तो अध्यापन कराने वाले कहाँ से होंगे। मैं कोई अंग्रेजी विद्यालयों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इन अंग्रेजी विद्यालयों के स्टाफ की चिंता नहीं करने का बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। राजस्थान में मंत्रियों ने पदभार संभालना शुरू कर दिया है। सभी ने पूजा अर्चना के साथ ही कुर्सी संभाल ली। कुर्सी संभालने से पहले किसी ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया, तो किसी ने साधु संतों का अनोखे अंदाज में हुए पदभार ग्रहण पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने की तस्वीर है। विशेष पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही सभी ने अपने कर्तव्य की शपथ भी ली है। इनमें सबसे अनोखी तस्वीर संजय शर्मा की है। वन मंत्री संजय शर्मा ने अपनी सीट पर सबसे पहले अपनी मां को बिठाया। माता पिता हमारी सर्वोच्च पूंजी हैं, जिन्होंने हमें संस्कार दिया, और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी आम जन को, जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए लगातार दूसरी बार मुझे जिताया। वहीं बाबूलाल खराड़ी ने भी अपनी कुर्सी संभाल ली है, साथ ही लोगों को काम करने का भरोसा भी दिया है। इसके अलावा साधु संतों के आशीर्वाद के साथ ही ओटाराम देवासी ने भी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। ओटाराम देवासी ने कहा कि वो लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। पंचायत राज के इस मैं ग्राम पंचायत से लगाकर सरपंच, प्रधान, प्रमुख हमारे सबके पंचायत राज के हैं, उनको किस तरह से हम इस योजना को आगे बढ़ाएं। हर ग्रामीण बेल्ट में, क्योंकि पंचायत एक ग्रामीण बेल्ट से जुड़ी हुई है, विशेष तौर से आम जन से जुड़ी हुई है, उसको लेकर के हम आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई का तो अंदाज ही निराला था। के बिश्नोई ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सचिवालय परिसर में स्थित मंत्रालय भवन में अपना पदभार संभाला। मंत्री पद संभालने के बाद के बिश्नोई ने भी वही वादा किया जो अन्य मंत्रियों ने किया था, यानी जनता के हित की बात। आगामी कार्यक्रमों को, आगामी कार्यों को सबको स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से जनहित के कार्य किए जा सके उसके ऊपर सभी मिलकर के काम करेंगे। पदभार ग्रहण करने वाले सभी मंत्रियों ने वादे तो अनेकों कर दिए हैं, लेकिन उनको धरातल पर उतारना भी एक बड़ी चुनौती होगी। किसी ने मां से आशीर्वाद लिया तो किसी ने साधु संतों से, लेकिन सभी ने पूजा अर्चना के बाद ही अपनी कुर्सी संभाली है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। जयपुर से आ रही बड़ी खबर एक बार आपको बताते हैं। दरअसल जल जीवन मिशन JJM घोटाले में ईडी के छापे से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जहां ईडी ने छापों में 39 लाख कैश नगद जब्त किया है। ईडी ने अभी तक कुल मिलाकर 11 करोड़ 42 लाख के काले धन को पकड़ा है। बड़ी संख्या में इस दौरान दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन समेत अन्य संदिग्ध सामग्री को भी जब्त किया गया है। अधिकारी सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रहे हैं। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी से जुड़े ठिकानों पर रेड डाली गई थी। जलदाय के इंजीनियरों, ठेकेदारों पर छापे की कार्रवाई हुई थी। तो आपको बता दें कि JJM घोटाले को लेकर ईडी के छापे की यह बड़ी खबर, जिसमें ईडी ने छापों में 39 लाख कैश जब्त किया है और अभी तक कुल मिलाकर 11 करोड़ 42 लाख जब्ती काले धन की ईडी की तरफ से हो चुकी है और बड़ी संख्या में इसके अलावा दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद किए गए हैं। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों को राउडी दिखाना पड़ा भारी। इंस्टाग्राम पर 2 बदमाशों को रौब दिखाना भारी पड़ गया। दोनों हाथों में पिस्टल लेकर फोटो पोस्ट की गई थी इन बदमाशों की तरफ से। पुलिस ने लाल सिंह और विष्णु बांगुड़ा को दबोच लिया है। 3 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। हंदा थाना क्षेत्र में लाल सिंह ने फायरिंग की थी। विष्णु बांगुड़ा पर हत्या के 2 मामले चल रहे हैं। DST और MP नगर थाना पुलिस का एक्शन है जिस पर यह कार्रवाई हुई है। तो यही वो तस्वीर जिसको लेकर यह अंदाज पेश किया गया था और बदमाशों को यह रौब दिखाना भारी पड़ गया। इंस्टाग्राम पर यह शेयर की गई थी तस्वीरें और अब दोनों हाथों में पिस्टल लेकर फोटो तो इन्होंने पोस्ट कर दी खींचकर, लेकिन पुलिस ने लाल सिंह और विष्णु बांगुड़ा नाम के 2 लोगों को दबोच लिया है। 3 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी इनसे बरामद की गई है। हंदा थाना क्षेत्र में लाल सिंह ने फायरिंग भी की थी। विष्णु बांगुड़ा पर हत्या के 2 मामले चल रहे हैं। DST और MP नगर थाना पुलिस की टीम की तरफ से एक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 2 पिस्टल तो हाथ में ली हुई हैं और 1 पिस्टल अपने साथ नीचे इन्होंने रखी हुई है साहब ने, और बाइक पर सवार है। इसी फोटो को क्लिक करके इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां पर BSF का ऑपरेशन सर्द हवा देखने को मिला है। भारत पाक सीमा पर 19 जनवरी से शुरू होगा यह ऑपरेशन। सरहद पर पेट्रोलिंग बढ़ेगी, बॉर्डर पर चौकस निगाहें रहेंगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस को लेकर कड़ा पहरा रखा गया है। कड़ाके की ठंड में सीमा पर BSF का कड़ा पहरा रहेगा। घने कोहरे के कारण सीमा पार से कोई घुसपैठ ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी और नापाक हरकतों से निपटने के लिए BSF हाई अलर्ट पर रहेगा। 27 जनवरी तक BSF का यह ऑपरेशन सर्द हवा चलेगा और इस दौरान चौकस निगाहें BSF के जवानों की सरहद पार से आने वाली किसी भी हिमाकत हरकत को नाकाम करने के लिए मुस्तैद रहेंगी। अलवर ACB ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए किशनगढ़ बास थाने में एक ASI को ट्रैप किया है, उनको पकड़ा है। टीम ने इंस्पेक्टर को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल परिवादी के मुताबिक एक भैंस चोरी के मामले में इंस्पेक्टर ने उसे आरोपी बनाने की धमकी देते हुए उसके एवज में पैसों की मांग की थी, जिसके बाद थाने में 30,000 की रिश्वत लेते हुए पुलिस ने आरोपी दलाल और इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया है। आप दिन को झूठा फंसाने से बचाने के लिए यहाँ पर जो IO हैं ASI धारा सिंह, वो इनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। हमने डिमांड का वेरिफिकेशन कराया तो 30,000 रुपये इन्होंने डिमांड करी ASI धारा सिंह ने। हमने उस वेरिफिकेशन के आधार पे आज ट्रैप प्रोसीडिंग्स को अंजाम दिया है यहाँ किशनगढ़ बास थाने के ऊपर, जिसमें इनके जो ASI के दलाल हैं लल्लू खान, उन्होंने 5,000 रुपये और 25,000 रुपये ASI धारा सिंह ने लिए। अलग अलग दोनों की जेबों से इसकी रिकवरी की गई ट्रैप राशि की और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन की फर्जी शादी करवाने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि लुटेरी दुल्हन के फर्जी पिता को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लुटेरी दुल्हन शादी के महज 4 घंटे बाद ही 1,20,000 रुपए लेकर फरार हो गई थी। दरअसल गुजरात के दाहोद से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि शादी के बाद गाड़ी रुकवाकर बाइक पर बैठकर दुल्हन फरार हो गई है। पूछताछ के
बाद आरोपी ने फर्जी शादी करवाकर 1,20,000 रुपए हड़पने की वारदात को भी कबूल कर लिया है। 5/11/23 को प्रार्थी भातुभाई पिता कालू रावत निवासी डुंगरा पोस्ट बिछोर फतेहपुर दाऊद गुजरात ने एक लिखित रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे गांव भिंडा में ललित उर्फ टाइगर के ने बिचौलियापन करके और रणछोड़ के घर पे शादी कराई थी। जो शादी करने के बाद में दुल्हन को लेके मैं जा रहा था तो दुल्हन करावाड़ा में कुछ सामान खरीदने के बहाने नीचे उतरी और एक बाइक वाला आया लेके भाग गया। इस प्रकार फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पूर्व में 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। मन SHO द्वारा टीम गठित कर वांछित अपराधी को भिंडा से गिरफ्तार किया है और न्यायालय में मुलजा पेश किया। अलवर के MIA स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की कैंटीन में तोड़फोड़ और मारपीट करने और सामान लूटकर ले जाने का मामला सामने आया है। वहीं पूरी घटना कैंटीन में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। देखिए कैसे ये आरोपी कैंटीन के अंदर घुसे। कैंटीन संचालक से आपको दिखाते हैं कि कैसे मारपीट इन्होंने की। आरोपियों ने कैंटीन के बाहर खड़ी एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं कैंटीन में एक कर्मचारी घायल हुआ है। कैंटीन संचालक ने आरोपियों के खिलाफ 45 लाख के सामान और 4.5 लाख रुपए लूटने का मामला दर्ज कराया है। वहीं उद्योग नगर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश कर रही है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम मीणा है। जी बताइए, क्या मामला था पूरा? ESIC हॉस्पिटल MIA जो देसोला में, वहाँ पे मैं एक कैंटीन चला रहा था बेसमेंट में। तो वहाँ पे कुछ छात्र आए, जिसमें से एक का नाम रोहताश यादव है और दूसरे का नाम राहुल गोवालिया है। ये दोनों छात्र आए, इन्होंने मुफ्त में सामान मांगा और यहाँ पे रोज रोज मुफ्त में सामान मांगने आते थे। कैंटीन में सारे स्टाफ को परेशान करते थे। हमारे ऊपर आदेश था ऊपर से कि किसी को भी अंदर आने की इजाजत ना दे और थोड़ा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम किसी को अंदर आने जाने नहीं दे रहे थे। इसी बात पे उन लोगों ने एग्रेसिव हो गए, गुस्सा हो गए और काफ़ी सारे छात्रों को वहाँ पे बुला लिया और पूरा षड्यंत्र उन्होंने पहले से बनाया हुआ था कि कैंटीन में इस तरह की लूटपाट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अनऑफिशियल और भी कैंटीनें चल रही है जो कि लीगल नहीं है और जो गवर्नमेंट की देख रेख में नहीं चल रही है और हमारी कैंटीन गवर्नमेंट की देख रेख में चलती है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा क्षेत्र में शराब की दुकान बंद होने के बाद शराब नहीं देने की बात पर कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। युवक इतने गुस्सा हो गए कि दुकान पर लाठियां लेकर टूट पड़े। वहीं दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरों को लाठी और पत्थरों से तोड़ दिया गया। साथ ही सड़क पर खड़ी सेल्समैन की कार के शीशे भी तोड़ डाले। रावत भाटा में चारण बस्ती स्थित शराब की दुकान पर करीब 20 लोगों द्वारा हमला करने की बात सामने आई है। पुलिस ने 3 नामजद आरोपी समेत 20 से 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर तलाश की जा रही है। झालावाड़ के असनावर कस्बे में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से 12 साल के बच्चे की गर्दन कटने से मौत के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर झालरापाटन नगर पालिका प्रशासन, तहसीलदार और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कस्बे में भारी मात्रा में चाइनीज और धातु मिश्रित मांझा बरामद किया। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के त्यौहार पर जिले में प्रशासन ने पहले ही आदेश जारी करते हुए चाइनीज और धातु मिश्रित मांझे पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी जिले भर में धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की बिक्री हुई। सारे मामले में अधिकारियों का कहना है कि चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले पतंग विक्रेताओं के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो आपको बता दें कि झालावाड़ के असनावर कस्बे में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से 12 साल के बच्चे की गर्दन कटने से मौत के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर झालरापाटन नगर पालिका प्रशासन, तहसीलदार और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कस्बे में भारी मात्रा में चाइनीज और धातु मिश्रित मांझा बरामद किया है। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के त्यौहार पर जिले में प्रशासन ने पहले ही आदेश जारी करते हुए चाइनीज और धातु मिश्रित मांझे पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी जिले भर में धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की बिक्री हुई। सारे मामले में अधिकारियों का कहना है कि चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले पतंग विक्रेताओं के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। दिल्ली से आ रही बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री और नड्डा के बीच मंत्रणा हुई है, बातचीत हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। नड्डा के आवास पर करीब 1 घंटे तक यह मंत्रणा हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं।
जयपुर के लिए उड़ान भरेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यह खबर हमने पहले भी बताई थी, लेकिन स्पीच आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के साथ भी आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कल रात दिल्ली आए थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ये तस्वीर जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और जाहिर तौर पर संगठन और सरकार को लेकर मंत्रणा की होगी। और चूंकि भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर थे, हालांकि कल ही वो जयपुर से दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई। मुख्य तौर पर कोयले के संकट को दूर करने को लेकर महत्वपूर्ण कवायद आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से की गई। कई और मंत्रियों से उन्होंने भी मुलाकात की, साथ ही साथ जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की उन्होंने। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली से अब जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जयपुर कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की रणनीति को धार देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार बीजेपी का फोकस महिला वोटर्स पर भी है और इसी के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की सियासी फिजाओं में लोकसभा चुनाव की ध्वनियां गूंजने लगी हैं और इसकी बानगी ये तस्वीर है, जहां बीजेपी ने नारी शक्ति को अपनी जीत के लिए मजबूत आधार तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव में 2 महीने का समय बचा है और ऐसे में तैयारियां भी जोरदार तरीके से हो रही हैं। आधी आबादी को साधने के लिए भगवा खेमे ने राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति बंधन अभियान शुरू किया है। जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मंजू बागमार, अभियान की राष्ट्रीय संयोजक विजया राहटकर शामिल हुई। इसके अलावा अभियान के प्रदेश प्रभारी मोतीलाल मीणा, प्रदेश संयोजक और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा पूजा कपिल मिश्रा भी मौजूद रही। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप तक जाएंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप को केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़कर सरकार की योजना से किस किस योजना से उनको सुदृढ़ किया जा सकता है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया जा सकता है, आत्मनिर्भर किया जा सकता है, वो काम हमारा विभाग इन महिलाओं की अगुवाई में करेगा। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे देश में जो संख्या थी, ये जो बहनें थी इससे जुड़ी, वो लगभग 2 करोड़ के करीब थी। आज वो लगभग 11 करोड़ के करीब हैं और उन्हें फ्री कोलेटरल फ्री लोन देना या इतनी योजनाएं, 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना, आप देखिएगा ड्रोन का आपने सुना है। इस तरह से उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा देकर, उनके हाथों के हुनर को एक पहचान देकर और आर्थिक सशक्तिकरण देकर सही मायने में जो विकसित भारत का कार्य हो रहा है। शक्ति बंधन अभियान के माध्यम से महिलाओं के विकास के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर आत्मनिर्भर महिलाओं का सम्मान भी किया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेश भर की महिलाओं से स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। इस अभियान के दौरान केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया जाएगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुए हैं वो अकल्पनीय है और ये जो काम है आजीविका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इसके माध्यम से कोई जिला ऐसा नहीं है जहां लगभग हजारों लाखों की संख्या में मातृशक्ति न सिर्फ उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि उनके माध्यम से अनेक महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महिला वर्ग का बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को मिल रहा है और इसी को धार देने के लिए बीजेपी ने इस अभियान की शुरुआत की है। लोकसभा में केंद्र की महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाएं बड़ी प्रभाव डालेंगी। उसी की तैयारी को लेकर बीजेपी ने ये अभियान की शुरुआत की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ ग्रस्ती की रिपोर्ट। और आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 50 जिलों की खबरें।